सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम बरी। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया कि अब चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान के बाद निकलने वाली हर वीवीपैट स्लिप का मिलान करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या ईवीएम में पड़े वोट और उससे निकलने वाली सारी वीवीपैट स्लिप का मिलान हो सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने नकारात्मक जवाब दिया और कहा कि यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर नतीजा आने में 12 दिन तक का समय लग सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से वोटिंग जारी रखने का फैसला सुना दिया, लेकिन कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 5% ईवीएम की जांच करा सकता है और इसका खर्च शिकायतकर्ता को उठाना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि मतदान के बाद कम से कम 45 दिनों तक वीवीपैट स्लिप को सुरक्षित रखना होगा ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों के साथ उसका मिलान किया जा सके। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर हो गए। कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा बताया और फैसले को लोकतंत्र के लिए शुभ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, चुनाव में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। ये आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। 18% शर्ट पे देते हो, उतनी वो देता है। देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है। तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया। चुनाव से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।
हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। भरत सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और प्रमोद कुमार जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। भरत जी, ईवीएम पर क्या अभी भी शक बाकी है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 5% ईवीएम की आप जांच करा सकते हैं, जिस भी लोकसभा में जिस भी प्रतिनिधि को या प्रत्याशी को संदेह होगा। ठीक है भाई, पूरा जिस तरह से पूरी तरह से हमने मांग किया था वो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये राहत भरी खबर है हमारे लिए कि 5% का जो एक कैप रखा है कि आप जांच करा सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे भी बहुत कुछ जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है तो उसको सबको मानना पड़ेगा, वो हम भी मान रहे हैं उस चीज को। लेकिन अच्छा भरत जी, ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, लेकिन ईवीएम पर इतनी रार क्यों है, इतनी समस्याएं क्यों हैं कि आखिर कोई हारे या जीते ब्लेम सीधा ईवीएम को कर दिया जाता है? नहीं, देखिए, अगर शंका है देश के 140 करोड़ लोगों को, सारे विपक्ष के लोगों को अगर इस पे शंका है, हाँ, तो ये बोलिए ना विपक्ष के लोगों को, क्योंकि पूरे देश को नहीं हो सकती है। विपक्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि विपक्ष के लोग चुन के आते हैं। मुझे लगता है 150, 200, 250 सीट से शायद 200 के करीब करीब सीटें जो है वो विपक्ष के लोग भी सब मिला के हुआ करते हैं। तो वो जब विपक्ष के अगर पूरे अगर देश की जनता को मिलाएंगे तो सब कुछ नहीं तो 50 के ऊपर वो भी होंगे कम से कम। तो जो प्रतिनिधित्व करता है आदमी 50% देश की जनता का, तो उसको अधिकार है कि नहीं? अगर उसको ये लगता है कि कहीं गलत हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात दूसरी ये कि जिस देश ने इजाद किया, जिस देश ने ईवीएम को बनाया, वो खुद उस देश ने बोला कि भाई हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है, बंद कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं शंका, एक अगर आपके मन में शंका हो, हांडा जी के मन में शंका हो, या और किसी के मन में शंका हो, तो उसको दूर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकतंत्र में लेकिन कौन से देश ने बंद कर दिया? देखिए, बहुत जगह जिस देश ने बनाया, मतलब मुझे लगता है अमेरिका में था, ये तो बंद हो गया, ईवीएम वहां भी नहीं है अभी। और उसके बाद में और एक दो जगह था। आप जर्मनी की बात तो नहीं कर रहे हैं? कहां? प्रशांत भूषण ने जर्मनी का उदाहरण दिया था, तो कोर्ट ने कह दिया कि जर्मनी के एग्जाम्पल यहां नहीं चलेंगे। ऐसा होता है, कोर्ट ये परेशान है ना, कोर्ट ये परेशान है कि 12 दिन 15 दिन काउंटिंग में लग जाता। कोर्ट को ये भी समझ, देखिए, अब कोर्ट के विषय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि इसी देश में बैलेट पेपर पे ही चुनाव होता था, कितने दिन लगते थे चुनाव का, यही जो है देश के प्रधानमंत्री। भरत जी, एक और सवाल, उसके बाद में आशीष जी आपके पास आऊंगा। एक और सवाल, जब आप जीत जाते हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या बाकी राज्यों में, या जैसे अभी तेलंगाना में जीते, तब आपने ये बात क्यों नहीं उठाई कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ी है, अब इसकी जांच होनी चाहिए? हम फिर भी तब भी कह रहे थे, ठीक है भाई, तब भी हम कह रहे थे, अगर विपक्ष को, वहां पे विपक्ष में भाजपा है ना, अगर कराना चाहती तो करा ले। हम तो कह रहे हैं ना निष्पक्ष हो। और अगर मान लीजिए, तो आप मानते हैं कि जो रिजल्ट कर्नाटक में, हिमाचल में या फिर तेलंगाना में आए वो गलत आए? मैं क्या फिर कह रहा हूं, मैंने कहा कि अगर भाजपा को कहीं भी ये ऐसा एहसास होता है, ये लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, वो करा सकती है जांच, क्यों नहीं होगी? करवा लीजिए आप। हम तो मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ ना। मैं सिर्फ कर्नाटक जीत गया तो आप, ये सवाल आपका अच्छा है कि आप कर्नाटक जीते तो आपने नहीं कहा, आप हिमाचल जीते तो नहीं कहा। ये राज्यों का चुनाव है, मैं राज्यों से हट के लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लेकिन 2004 या 2009 में भी तो आपने नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मैंने कहा पहले 2009 में नहीं, 2014 में जब लगा हमको तो हमने कहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना, 14 में जब आप हार गए तब आपको लगा, 9 में आप जीते, 4 में आप जीते, तब आपको नहीं लगा। आज भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर शंका है तो इसका जो है ठीक है, कुछ निराकरण ठीक है नहीं निकलना चाहिए। ठीक है आशीष जी, यानी कि अपनी खामियों को ना देखा जाए और अपनी जो भी खामियां हैं सब ईवीएम के मत्थे मार दी जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है आशीष जी। मुझे तो आपकी आवाज हाँ, आ गई है जी। जी जी जी
राणा जी, आपको, मेरे आदरणीय को, पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पे सवाल उठाने वाले विपक्ष को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा थप्पड़ दिया है वो सच में उनके लिए एक सीख से कम नहीं है। अगर अभी भी वो ना अपनी निद्रा से जागे तो फिर ये उनकी मूर्खता ही हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस दत्ता ने आज के फैसले में 3 अहम बातें कही जो आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। पहली बात, किसी भी सिस्टम पर आंख मूंद करके संदेह करना सही नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच की सद्भावना और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। और तीसरा, विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। ये 3 फैसले जो उन्होंने 3 शब्द कहे, 3 वाक्य कहे, अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी बात राणा जी, ये बात आज जो मुद्दा है ईवीएम के बारे में है, तो हम सब जानते हैं ये वो विपक्ष है जिसके लिए मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू है। जब ये हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर टिकरा फोड़ते हैं, जब ये जीतते हैं तो अपने 54 साल के बालक के नेतृत्व को पीठ को थपथपाते हैं। यहाँ ये समझिएगा, ईवीएम जिसके बारे में बात हो रही है, ये ईवीएम शुरू कब हुआ था भारत में? 2004 के अंदर। इस ईवीएम से अब तक 4 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, 132 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इस 20 साल के अंदर 340 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस ईवीएम के माध्यम से अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो आई हुई है देश में। और आज मोदी जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि ये विपक्ष इस देश को वापस भूतकाल में ले जाना चाह रहा है। इसलिए ले जाना चाह रहा है क्योंकि एक तो देश की उन्नति। आशीष जी, अब मेरा एक सवाल। आशीष जी, 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड। और दूसरी मेन वजह यह है कि जिस तरीके से वोटों की चोरी होती थी, बैलेट बॉक्सेस के बक्से हमने देखा किस तरह से बूथ कैप्चरिंग करके उड़ा लिए जाते थे, चुरा लिए जाते थे, डिस्ट्रॉय कर लिए जाते थे। तो ऐसा तो विधानसभा चुनाव में देखा गया था। 2021 में असम के बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिली थी। जी, कई बार ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ज्यादातर पर एक और सवाल, हाँ एक सवाल आशीष जी एक सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसला आने के बाद यह कहा कि यह विपक्ष पर और जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह पर जबरदस्त या करारा तमाचा है। तो क्या यह माना जाए कि लालकृष्ण आडवाणी के मुंह पर तमाचा है? क्या यह माना जाए कि बीजेपी के बड़े नेता जीवीएल नरसिम्हा राव के मुंह पर तमाचा है? क्योंकि 2009 में जब कांग्रेस जीती थी तो लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले यह कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इससे धांधली हो रही है, इसलिए हम हारे हैं। और आप ही के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस पर पूरी एक किताब लिख डाली जिसमें लालकृष्ण आडवाणी ने प्रस्तावना लिखी उस किताब की, और आप भी अमेरिका, जर्मनी और पता नहीं कहां के एक्सपर्ट की बातें उसमें सिग्नेचर लेकर आए। तो तब तो क्योंकि आप हारते तब आपको भी बड़ी बुरी लग रही थी ईवीएम, अब आप जीत रहे हैं तो आपको भी अच्छी लग रही है। राणा जी, आपका सवाल बड़ा तर्क संगत है, लेकिन ये एक टेक्निकल सवाल है जिसका टेक्निकल जवाब आपको मुझे देने के लिए 1 मिनट देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। टेक्निकल जवाब ये है कि टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी में कांस्टेंट एडवांसमेंट होती रहती है, कांस्टेंट अपग्रेडेशन होती रहती है। आपको याद होगा वो जमाना जब फोन भी बहुत इजीली हैक होते थे, हमारे कंप्यूटर में अंदर वायरस बड़ा इजीली आता था। तो पहले वायरस नहीं आते थे, फिर वायरस आने लगे, फिर एंटीवायरस बनने लगे उस चीज को रोकने के लिए। आज की डेट में ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये 4 मेन सवाल पहले इलेक्शन कमीशन से पूछे, टेक्निकल सवाल थे सारे, कोई भी लीगल सवाल नहीं था। और वो टेक्निकल सवाल ये थे कि क्या कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट के साथ माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है? हम में से 90% लोगों को ये पता भी नहीं है क्या चीज होती है। माइक्रो कंट्रोलर क्या एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है? ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट कितने उपलब्ध है, कौन कौन उसके मैन्युफैक्चरर है? और उसके बाद चुनाव या जो सीमा है वो 30 दिन की याचिका देने की है, लेकिन यहाँ पे हम 45 दिन उसको रिजर्व रखने की बात कर रहे हैं। तो क्या एक्स्ट्रा स्टोरेज पॉसिबल है? ये सारे टेक्निकल सवालों के जवाब जब इलेक्शन कमीशन ने दिए और उसने बताया कि हर एक वोटिंग यूनिट के अंदर एक बैलेट यूनिट होता है, एक कंट्रोलर यूनिट होता है और एक वीवीएटी
यूनिट होता है और इस हर यूनिट के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है और इसको एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, बार बार नहीं किया जा सकता। नहीं आशीष जी, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं आपकी बात आशीष जी मैं आपकी बात को समझ गया हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2009 में ईवीएम आज से 15 साल पहले का ईवीएम नहीं था। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ 2009 में इसको हैक करके दिखाइए, क्यों नहीं विपक्ष वहां जाता? आशीष जी सुन तो लीजिए ना, 2009 में जो ईवीएम पर सवाल बीजेपी ने उठाए, 2014 में जब जीत गए तो आपने भी नहीं उठाए, तब भी तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया था ईवीएम में। नहीं ऐसा है, देखिएगा हमने आपसे पहले भी क्या बात कही, हमने ये कहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब जब इनको बुलाते हैं, अगर इनका डाउट है, बार बार इनके नेता कहते हैं हमें डाउट है, भाई साहब आपका डाउट पता है क्या है? आपका डाउट सिर्फ यह है कि आपकी वर्किंग टेक्नोलॉजी एक ही है, आपको लोगों के मन में शंका पैदा करनी है, शुभा पैदा करना है। नहीं यानी कि आशीष जी मतलब मैं ये माना जाए कि बीजेपी के मन में जो शंका 2009 में थी वो निकल गई है। ऑब्वियसली सर, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थे अब वो चीज प्रूव हो गई। देखिएगा बीजेपी कोई इंजीनियर नहीं है, आप और मैं इंजीनियर नहीं है, लेकिन जब स्पेशलिस्ट से ये बात पूछी गई, इलेक्शन कमीशन के स्पेशलिस्ट से सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उन्होंने उसके जवाब दिए और उसके पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारी अर्जी खारिज, कोई वीवीपैट से इसकी काउंटिंग 100% मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, 2004 में ईवीएम की शुरुआत होती, यानी कि उससे 2024 के परिप्रेक्ष्य निर्णय नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात आशीष जी मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 2004 में ईवीएम से शुरुआत होती है चुनाव कराने की, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यानी कि बीजेपी की सरकार ही इसको इंट्रोड्यूस कराती है और फिर बीजेपी ही पार्टी उस पर सवाल उठाती है। कोई भी चीज जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपने चैनल में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जब उसके टेस्टिंग में आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो सवाल उठाना जायज है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम तुम्हारे कहने से पूरा सिस्टम खारिज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें 7 दिन का ग्रेस पीरियड दे सकते हैं, 5% चेकिंग की फैसिलिटी। ठीक है आशीष जी लौटूंगा। प्रमोद जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी समय दे दिया है कि अगर किसी के मन में शंका हो तो ईवीएम को लगभग 7 दिनों तक स्टोर किया जाए और उस समय पर कोई भी 7 दिनों के भीतर प्रत्याशी या प्रतिनिधि आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और 5% ईवीएम का मेल करा सकता है। तो लगता है कि अब ईवीएम पर जो रार है नहीं सर, वो रुक जाएगी। यहाँ पे मैं करेक्शन करूंगा। हाँ। पहली बात तो ये कोई भी प्रत्याशी नहीं, सिर्फ 2nd एंड 3rd नंबर पे आने वाला कोई भी प्रत्याशी नहीं। ये नहीं कि नहीं, मेरा मतलब वही था कि प्रत्याशी या प्रतिनिधि हाँ सिर्फ 2nd या 3rd आने वाला। हाँ 2nd या 3rd पर आने वाला। हाँ प्रमोद जी। आवाज नहीं आ रही। संजीव खन्ना साहब का जी और दीपांकर दत्ता साहब का, क्योंकि ये काफी बहुत बड़ा इशूज था, एक हैवोक क्रिएट किया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में और इसकी बदनामी भी विदेशों में हो रहा था कि यहाँ तो जी ईवीएम हैक किया जाता है, आप वोट डालो बीजेपी में चला, ये कांग्रेस में चला जाता है बीजेपी में। तो आज इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल दूध का दूध पानी पानी कर दिया, क्लियर कर दिया। और बता दूं कि इस पर काफी आर्गुमेंट हुआ, कुछ लोग जो थे इसको काफी इशू बनाए हुए थे और काफी इस पे प्लस माइनस हुआ। तो कोर्ट ने 1-2 चीज पूछा कि आज जितने भी याचिका करता थे, पिटिशनर थे, उनसे खास करके जो है प्रशांत भूषण जो कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए किस वजह से आप कह रहे हैं कि इसमें हैक किया गया, क्या आपके पास कोई एविडेंस है? तो मेयरली एग्जम्पशन और प्रेजम्पशन के आधार पे कि आप बीजेपी को ये आ जाता है, कांग्रेस को दीजिए बीजेपी को आ जाता है, तो आप इस तरह से कोर्ट को नहीं बरगला सकते हैं। बोले कोई भी एविडेंस आप दिखाइए, कोई भी टेक्निकल लाइए कि जिसमें ये दिखा दे कि आप कांग्रेस को दे रहे हैं, आप बीजेपी में चला गया या कोई भी पार्टी को गया। तो इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं आया। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने इस चीज को माना कि ये जितने भी जो आर्गू कर रहे थे या जो ह्यू एंड क्राई कर रहे थे, सारा का सारा बकवास है और उनका सारा पिटीशन को डिसमिस किया गया। कहा कि ये सवाल ही नहीं है, इसको ऑथेंटिकेशन एक तरह से किया गया कि आज के परिदृश्य में जो ईवीएम और वीवीपैट का जो इश्यूज है वो बहुत ही ऑथेंटिक है
और इसको हेम्पर और टेम्पर नहीं किया जा सकता है। आप केवल मेयरली एक एलिगेशन लगा करके और ये कह सकते हैं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नाचे न जाने आंगन टेढ़, जैसे एक पुरानी कहानी है कि यदि आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो बहुत इजी होता है कि दूसरे पर एक जो है कमियां निकाल दीजिए। तो इस पे हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल 2-3 सवाल बहुत अच्छा से किया। इवन जो है इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया था कि क्या किसी भी तरह से हैक किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं। पिटिशनर से पूछा गया कि क्या आप कहीं पर दिखा सकते हैं किसी तरह का, कि किसी तरह हैक करके आप दिखा दीजिए, या केवल जो है आप एग्जम्पशन और प्रेजम्पशन पे आप नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो ये कि जो एक ह्यू एंड क्राई जो कर रहे थे, हैवोक क्रिएट किए जा रहे थे, तो आज टाई टाई फिश हो गया। तो ये लोग जो है केवल एक हिंदुस्तान की बदनामी कर रहे थे। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा कि यदि 5 है 100% नहीं होगा। बैलेट पेपर की बात कर रहे, बोले कि आज के जमाने में मुझे पता है कि पहले बैलेट पेपर से कैसे होता था। नहीं, प्रमोद जी, कोर्ट ने ये कहा कि देश को बदनाम कर रहे थे कि बैलेट पेपर इज नॉट ऑथेंटिक, और जो ईवीएम में जो 5% है आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तीसरा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि आप जो 4GB का है वीवीपैट में, उसका आप सेफ रखिए, सो दैट कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो सेकंड और थर्ड वाला जो है 45 दिन तक के उसको प्रिजर्व किया जाएगा, और कभी भी आपको कोई डाउट है मन में तो आप उसको फिर से रीचेक कर लीजिए। तो आपका जो किसी तरह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा पुख्ता प्रोग्राम किया है कि किसी तरह का 0% टॉलरेंस हो कि ईवीएम में या वीवीपैट में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बोला काउंटिंग का 100% का, बोले ये संभव नहीं हो सकता है। तो जो संभव नहीं होगा तो इसके लिए ह्यू एंड क्राई करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप जो है कोर्ट का ना समय कीजिए और ना ही जो है बरगलाने का काम कीजिए। ठीक है भरत जी, अब जो ये एलिगेशन लगातार ईवीएम पर लगते हैं, आप कोर्ट तक जाते हैं, याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, ये समाधान नहीं निकलता है, क्या सिर्फ एक धारणा बन गई है या सिर्फ एक एजेंडा सेट करने की कोशिश है कि ईवीएम पर सवाल खड़े कर दो? पुख्ता सबूत क्या विपक्ष के पास नहीं है कि ईवीएम में सच में गड़बड़ी होती है या नहीं होती है? क्योंकि अगर सबूत होते तो शायद आप कोर्ट में रखते। देखिए राणा भाई, मेरे सवालों जवाब देने से पहले आपने एक सवाल किया था हांडा जी से कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी 2009 के पहले जब इस विषय को उठाया था, जब चुनाव हुआ था, ईवीएम से हुआ था, उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई ये तो हैक हो रहा है या तो ये तो गड़बड़ है। तो अरे यार, आप लालकृष्ण आडवाणी जी की कब से सुनने लगे? आप अपनी बात बताइए ना, आप उनकी सुने थे क्या राम मंदिर पे? आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। मैं इनको जवाब दे देता हूँ। आशीष जी, जब से आप नेहरू जी का सुनने लगे हैं ना, तब से हम आडवाणी जी का सुनने लगे। ठीक है, आप नेहरू जी पे जाते हैं ना तो आडवाणी जी का, मैं नहीं कह रहा हूँ, नेहरू जी तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ना जी, वो पार्टी विशेष के नहीं थे, पहले प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। भाजपा के पूरे भाजपा के गुरुदेव आडवाणी हुआ करते थे, जिसको आप लोग ने साइड लाइन भाजपा के ना, तो आप भाजपा को ज्वाइन कर लो। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे ना, देखिए समय बर्बाद होगा, कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। भरत जी अपनी बात कह रहा हूँ कि जब इनके नेता उस विषय पे आवाज उठाते थे तब ये तर्क ये देने लगे कि नहीं, उस समय टेक्नोलॉजी बहुत सही नहीं थी, अब सही हो गई है। इसी टेक्नोलॉजी का जिससे हम बैठ के इतने दूर से जो बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, ये कांग्रेस पार्टी जब लाई थी तो यही महानुभाव है और यही नरेंद्र मोदी जी है जो सबसे पहले विरोध किए थे कि यार इस देश में कंप्यूटर कौन चलाएगा, पागल हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। ये सब नहीं है, तो ये सब विरोध करने वाली बात है। और प्रमोद जी जो कह रहे हैं कि नहीं जो है ये इनको तमाचा पड़ा, तो तमाचा तो फिर वही बात हो गई ना कि आडवाणी जी को भी पड़ा, सबको पड़ा। देश में अगर एक शंका है, विपक्ष को अगर शंका है प्रमोद जी, उस शंका को अगर सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर को हुआ है जो ह्यू एंड क्राई कर रहे थे और मिसगाइड कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जो वक्त को खराब किए हैं, तो उन पे उन्होंने कहा है। प्रमोद भाई, कोई मिसगाइड नहीं होता है। इस जमाने में बड़े से बड़े चीज को भी हैक कर लिया जाता है। आप देखिए कि भरत जी मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या कोई पुख्ता प्रूफ है? आशीष जी जवाब आने दीजिए, क्या कोई पुख्ता सबूत है कि हाँ हैक? देखो संभावनाएं किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन क्या कोई प्रूफ है? मान लीजिए नहीं, देखिए थोड़ा शंका तो हमारा दूर हुआ है, इससे हुआ है कि 5% का जो मिलान था
जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसमें देखिएगा, मैं आपको आज नोट कर लीजिए के भाई, जब ये चुनाव खत्म होगा ना, तो मुझे लगता है कि देश के कम से कम 20 से 25% वो नेता रहेंगे जो इसका मांग करेंगे, पैसा भी भरेंगे और फिर से काउंटिंग करवाएंगे। ये आप देखिएगा होगा। लेकिन अगर उसमें ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए गए, और पहली बार नहीं है, जब ईवीएम को 2000 वैसे तो 82 में केरल में सबसे पहले इससे चुनाव किए गए थे, लेकिन फिर इस पर शिकायत दर्ज कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया था। उसके बाद 2004 में पूरे देश में चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और उसके बाद 9 में फिर बीजेपी इस पर सवाल उठाती है, और 14 में जब चुनाव हारती है कांग्रेस, तो फिर से कांग्रेस इस पर सवाल उठाने शुरू कर देती है। यानी कि जो हारा उसने ईवीएम के मत्थे अपनी सारी खामियों को रख दिया गया। लेकिन ईवीएम सच में हैक की जा सकती है नहीं, इसके पुख्ता प्रमाण अभी तक किसी के पास नहीं है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।